ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। पर एक बात यहाँ सोचने वाली है कि दुनिया में 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद भी आज ईरान अकेला क्यों है? क्यों दुनिया का कोई भी इस्लामिक मुल्क खुल के ईरान के समर्थन में सामने नहीं आया है? अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, खामेनेई को मारा, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, फिर भी ईरान को जो जिस तरह का समर्थन इस्लामिक जगत से मिलना चाहिए वो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। खामेनेई की हत्या के बाद कुछ जगह पर प्रदर्शन हुए जो कि शिया समुदाय ने किए, पर वो भी कुछ बड़े स्तर के नहीं थे जो फिलिस्तीन के वक्त हमें देखने को मिले थे। और शियाओं में भी एक तबका ऐसा है जो इन प्रदर्शनों से गायब ही रहा। अब वो क्यों गायब रहा, इसका कारण भी हम आगे चल के जानेंगे। सबसे पहले तो इस बात का हम विश्लेषण करते हैं कि 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद भी ईरान आज अकेला क्यों है। अब इन सबके पीछे कई कारण हैं, जिसमें का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है शिया सुन्नी विवाद। अब शिया सुन्नी विवाद कोई आज की बात नहीं है, इसके पीछे सैकड़ों सालों का इतिहास है। पर जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और खोमेनी की सत्ता आई, तो कहीं ना कहीं जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी उनके मन के अंदर एक बात घर करके गई कि इस्लामिक जगत का नेतृत्व हमारी तरफ होना चाहिए। पर एक बात यहाँ समझने वाली है, दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश है, मुस्लिम बहुल देश है, उसमें से ज़्यादातर सुन्नी है। और एक शिया बहुल देश सुन्नी जगत का नेतृत्व करे, ये बात कहीं ना कहीं उनको हजम होने वाली थी नहीं। और ईरान की हरकतें भी वैसी थी, जैसे ईरान ने बात बात पे अपने पड़ोसी मुल्कों से पंगा ले लिया बेमतलब का। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो अरब कंट्रीज़ है या जो आखाती देश है, उन ज़्यादातर देशों में आज भी राजतंत्र चलता है। और ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ईरान के अंदर भले ही आयतुल्ला सुप्रीम लीडर हो, जो एक धार्मिक गुरु भी है, पर ईरान के अंदर भी डेमोक्रेसी है। वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी एक पार्लियामेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आखाती देश थे, जो अरब कंट्रीज थी, उनके मन में ये बात घर करके गई कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का झुंझुना हमारे इधर भी बजने लग गया तो हमारी गति तो खतरे में आ जाएगी। तो उसी बात से लेकर दुश्मनी बढ़ती गई। दूसरी बात, ईरान ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या मिडल ईस्ट में अपनी धौंस जमाने के लिए कुछ अपनी प्रॉक्सीज भी क्रिएट की, जिसके वजह से हुआ क्या कि एक आम मुसलमान को तो उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, खामखा ईरान की बाकी देशों के साथ दुश्मनी बढ़ गई। जैसे यमन के अंदर इन्होंने हुती विद्रोहियों का समर्थन किया। अब इन हुतियों का मुख्य दुश्मन कौन है या विरोधी कौन है, तो है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की मदद से पिछले 2-3 साल के अंदर यमन के ऊपर काफ़ी बमबारी भी की, पर झगड़ा आज तक चल रहा है। लेबनान के अंदर इन्होंने हिजबुल्लाह को बनाया। अब हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य था इसराइल से लड़ना, पर आखिरकार उसका हुआ क्या, तो हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप मारी गई और इसराइल जहाँ का वही है। फिलिस्तीन के अंदर इन्होंने हमास का समर्थन किया। अगर आप फिलिस्तीन के इतनी बड़ी हिमायती थे और आप गाज़ा के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, तो ईरान के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, ना संसाधनों की कमी थी। अगर आप सही मन से उनके लिए कुछ करते तो आज गाज़ा की तस्वीर कुछ और होती, पर इन्होंने उसका उल्टा रास्ता चुना। अब उसके पीछे ईरान का एक मंशा ये भी थी कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को और हमास को समर्थन दे के वो बाकी आखाती देशों को या बाकी मुस्लिम देशों को अमेरिका और इसराइल से भिड़ाना चाहती थी, और हुआ नहीं। पिछले कुछ सालों में हमें एक बात समझ में आती है कि इसराइल के संबंध बाकी अरब कंट्रीज के साथ काफ़ी मजबूत हुए हैं। और जब बीच में गाज़ा वाला विवाद भी हुआ तो कोई बड़ा मुस्लिम देश खुल के इसराइल के विरोध में नहीं आया, और इसका सभी खामियाजा भुगतना पड़ा ईरान को। तीसरा बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब चलो, हर देश को अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने की पूरी आज़ादी है, करना भी चाहिए, पर जब इस तरह के काम किए जाते हैं, खास करके न्यूक्लियर बम को लेके, तो बड़े चुपचाप किए जाते हैं, या बस बात के लिए भी हो, दुनिया को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये दुनिया में शांति प्रस्तावित करने के लिए कर रहे हैं, हम इसका किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला रहे हैं ये एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। पर ईरान ने किया एकदम उल्टा। ईरान में जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ है, इनके कुछ नेता ने बेमतलब की बयानबाजी करनी चालू कर दी कि अगला निशाना इसराइल होगा, अगला निशाना अमेरिका होगा। जब आप पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि हम अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और इन देशों के खिलाफ करोगे, तो क्या वो शांत बैठेंगे? वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं? और वही कार्रवाई इसराइल ने की, अमेरिका ने की। इसराइल ने ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको चुन चुन के मारा, उनके ऊपर अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शन लगा दिए, और सैंक्शन से हुआ ये कि ईरान की जनता बेहाल हो गई। आज ईरान के अंदर बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, आम लोगों का जीना हराम हो गया है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज ईरान की आम जनता
खामेनी के सत्ता के खिलाफ सड़क पे है और ईरान की सरकार को अंदरूनी तौर पे जो समर्थन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब इसका बाकी इफेक्ट ये भी हुआ कि जो बाकी इस्लामिक देश थे इनके चक्कर में उन्होंने ये सोच लिया कि हम क्यों खामोखा इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी ले ईरान के चक्कर में, तो आज वो भी उनके समर्थन में नहीं है। चौथा कारण है ईरान की डोमेस्टिक पॉलिसी। अब आप सोचोगे कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या ईरान अपने नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करता है, इसका बाकी इस्लामिक देशों को क्या लेना देना है? तो लेना देना है। ईरान के अंदर एक धार्मिक सत्ता चलती है और वहाँ नियम कानून बड़े सख्त है, खास करके महिलाओं को लेकर। जैसे आपने अगर सर नहीं ढका तो वहाँ महिलाओं को जेल तक दी जाती है, कोड़े तक मारे जाते हैं। जब इस तरह की इमेज आपकी पूरी दुनिया में होगी तो कौन सा देश है जो आपके समर्थन में आएगा? आज जो बाकी इस्लामिक देश ईरान के समर्थन में नहीं आ रहे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हम खुल के ईरान का समर्थन करते हैं तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके मन में भी हमारे प्रति कहीं ना कहीं एक निगेटिव इमेज क्रिएट होगी कि आप ईरान जैसे मुल्क का समर्थन कर रहे हैं जहाँ ऐसे कानून है जो अपने नागरिकों के साथ इस तरह से बर्ताव करता है। तो ये सभी कारण है कि जिसकी वजह से आज ईरान अकेला है और ये जो कुछ भी हो रहा है इनमें सभी इस्लामिक देशों की, खास करके सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे देशों की एक मुख्य सम्मति है। अगर ईरान की लीडरशिप को हटाया जाता है या ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है तो कहीं ना कहीं उनको खुशी होगी। जिस तरह की बातें बीच में मीडिया में आ रही थी कि जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है उनका भी इसमें हाथ रहा है जो आजकल ईरान में चल रहा है, तो इन बातों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट करके रखी है कि आज उनके लिए कोई आगे ना आया है ना भविष्य में आया। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि खोमेनी की हत्या के बाद शिया समुदाय में जिस तरह का समर्थन ईरान को मिलना चाहिए या जिस तरह के विरोध प्रदर्शन होने चाहिए वो हो क्यों नहीं रहे हैं। कुछ छुटमुट प्रदर्शन कहीं हुए हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि दुनिया में रहने वाले सभी शिया खामेनी को अपना नेता मानते थे, ऐसा नहीं है। उसमें से ज़्यादातर शिया ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अयातुल्ला सिस्तानी जो इराक में रहते हैं उन्हें अपना रहबरा नेता मानते हैं या उनके तरफ एक नेतृत्व की नज़र से देखते हैं। और इस सब विवाद के बाद अयातुल्ला सिस्तानी भी चुप है, उनका कोई भी बयान ना ईरान के समर्थन में आया है ना विरोध में आया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रीज़न है कि दुनिया भर का शिया समुदाय या बाकी मुल्कों में रहने वाला भी शिया समुदाय है उसमें से ज़्यादातर इस मामले में चुप बैठे हुए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।